नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक सिंपल चर्चा करने वाले हैं क्लैट की, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि पूरे देश में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम सब जानते हैं कि हर प्रदेश में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। उनका एक कॉमन लॉ एंट्रेंस होता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से शुरू हुआ। हालांकि उनके एडमिशन सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम एक सा होता है, उसके साथ काउंसलिंग एक सी होती है, फिर स्टेट काउंसलिंग अलग होती है और रिजर्वेशन स्टेट के अनुसार होता है। वो आप सब क्लैट की या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर जाएंगे तो वहाँ पर पूरा मिलेगा। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि क्लैट को लीगल एप्टीट्यूड या क्लैट में है क्या और कैसे उसको तैयार करना चाहिए और बेसिकली क्या करना है। मैं आपको बता दूं कि जैसे उसमें मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन रहता है, रीजनिंग का कुछ, अर्थमेटिक रीजनिंग का कुछ पोर्शन रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इंग्लिश रीजनिंग। इंग्लिश इतनी आसान नहीं है, लेकिन इंग्लिश रीजनिंग और साथ में जो लीगल रीजनिंग का पोर्शन है, लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड। लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड ही निर्धारण फैक्टर होता है। अगर मेरिट बनती है तो उस मेरिट में सभी खंडों के मार्क्स अगर बराबर हैं, सपोज अगर 100 बच्चों के मार्क्स बराबर आए तो अब उनमें मेरिट कैसे बनेगी, तो उस पोर्शन को लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड और कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन को देखते हैं कि उस पोर्शन में किस बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं, उसी के अनुसार मेरिट में बराबर अंक होने के बावजूद उसकी एंट्री होती है। इसलिए पूरे क्लैट में सामान्यतः जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि रीजनिंग हम लोग कर सकते हैं, कोई भी एसएससी का टीचर हमको करवा सकता है, मैथमेटिक्स भी एसएससी का टीचर करवा सकता है, या वो चूंकि 10वीं लेवल का लिख कर देते हैं, मैं ये भी मान के चलूँ कि वो 12वीं क्लास तक का 10+2 क्लास तक का अगर होगा तो वो भी कवर करता है। इसके अतिरिक्त लीगल रीजन, इसके अतिरिक्त अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो वो भी 10th लेवल की, वो बोलते हैं कि हम 10th लेवल की इंग्लिश पूछते हैं, मैं उसको भी मान के चलूँ जब बहुत हाई मेरिट जाएगी तो +2 लेवल की इंग्लिश अपने को आनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये पोर्शन हम ये मानकर चलते हैं कि 10th क्लास तक की एनसीईआरटी से ये पोर्शन कवर होता है, और करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है। हर व्यक्ति करंट अफेयर डेली जो भी चल रहा होता है उसके बारे में उसको जानकारी, सामान्य जानकारी रखनी होती है, जिसके अनुसार हम करंट अफेयर्स को डील करते हैं। अब बात आती है जो नहीं हो पाता क्लैट के बच्चे के लिए, या जिसके लिए उसको सबसे ज़्यादा समस्या आती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन, वो है लीगल एप्टीट्यूड का पोर्शन, और वो है लीगल रीजनिंग का पोर्शन। तो आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि आफ्टर ऑल उसका स्ट्रक्चर क्या है, और उस स्ट्रक्चर के बाद उसके अंदर जिन कानूनों पर कॉन्सेंट्रेट करके एग्जामिनेशन आता है, जिन जिन चीज़ों को लेकर पेपर आता है, उन पर हम लोग सेपरेटली अलग अलग लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, अलग अलग लेक्चर करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा पोर्शन है तो कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अतिरिक्त लीगल में इंडियन पीनल कोड या क्रिमिनल लॉ पर क्वेश्चंस आते हैं, टॉर्ट पर क्वेश्चन आते हैं जिसको हम अपकृत्य विधि कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी या हम कहें कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर एग्जाम कॉन्सेंट्रेट करता है। यानी कि इसके अंदर का कुछ पोर्शन पूछा जाता है, ये मानकर चला जाता है कि 12th लेवल तक सामान्य सिविक्स में ये पढ़ाया जा चुका है। जिन लोगों के पास भी 12th क्लास तक की सिविक्स का आइडिया रहा होगा, या जिन्होंने सिविक्स अपने सिलेबस में लिया होगा, उनको उसकी एक सामान्य जानकारी होती है। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा गहराई से आता है। क्यों? क्योंकि हमने आफ्टर ऑल उसको एक लॉयर बनाना है, हमने उसको आफ्टर ऑल एक इंटीग्रेटेड कोर्स करवाना है जिसमें बीए भी पढ़ाना होता है, या बीएससी पढ़ाना होता है, या बीकॉम का सिलेबस पढ़ाना होता है, या अब आजकल बीटेक एलएलबी भी चला है। यानी कि 5 वर्ष के कोर्स में 3 वर्ष हम लॉ पढ़ाते हैं और 2 वर्ष पहले उसको बीए, बीकॉम, बीटेक या जो उसको बीएससी, जो सिलेबस उसने चुना है, जो टॉपिक उसने चुना है, उसकी सामान्य जानकारी देते हैं।
इसमें शुरू जब हम उसको मांग रहे हैं तो ये मान कर चलिए कि हमें एक लॉयर चाहिए जिसके मस्तिष्क में लीगल रीजनिंग होनी चाहिए, लीगल एप्टीट्यूड होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ब्रिलियंट है लेकिन लीगल माइंड नहीं है उसका, तो ऐसे व्यक्ति का लॉ में गुजारा नहीं हो सकता। वो साइंटिस्ट हो सकता है, वो और कुछ हो सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर हो सकता है, लेकिन एक लॉयर के लिए एक लॉजिकल लीगल रीजनिंग का होना आवश्यक है। और लॉजिकल लीगल रीजनिंग कुछ होता नहीं है, एक लीगल माइंड होता है जो कि लॉ की सामान्य जानकारियां जो हर व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया जाता है, बिना पढ़े हुए व्यक्ति से भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय की सामान्य कार्रवाइयां और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन की सामान्य जानकारियां उसको हैं। अब चूंकि सामान्य जानकारियां लॉ की उस किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो लीगल रीजनिंग में वो क्या हो सकता है, वो क्राइम हो सकता है। क्योंकि रोज डेली हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई इसने उसको मार दिया, उसने ऐसा कर लिया, इसने ठगी कर ली, उसने चोरी कर ली, इसका बच्चा वहां चला गया, एक नाबालिग बच्चा ऐसे घूम गया। हमको प्राइवेट डिफेंस किस स्तर पर आती है, सामने वाले ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो हमने अपने आप को बचाव किया, उस बचाव में सामने वाले के चोट लग गई, तो क्या होगा। और सामान्यतः न्यायालय में कैसे प्रक्रिया चलेगी, सामान्यतः पुलिस प्रशासन के साथ हमको कैसे डील करना है और बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन को, सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डील करना, इसकी जानकारी एक सामान्य व्यक्ति को होनी चाहिए। उतनी जानकारी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्लैट का एग्जाम देने जा रहा है या जो LLB एंट्रेंस देने जा रहा है, एटलीस्ट इतनी जानकारी उस व्यक्ति को है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेली करते हैं, कभी रिक्शे वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी सब्जी वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ खरीदा कुछ बेचा। जब हम खरीद फरोख्त करते हैं तो हर एक खरीद फरोख्त में जाने अनजाने हम दिन में 10 कॉन्ट्रैक्ट कर ही डालते हैं। ऐसा कोई परिस्थिति आती है तो एक सामान्य व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए, उतनी हम एक क्लैट एग्जाम में या जो लॉयर बनने जा रहा है उसके एंट्रेंस के समय पर एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको इतनी जानकारी है। इसके अतिरिक्त सामान्यतः संविधान हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए और जो बच्चा पैदा होता है हम ये मानकर चलते हैं कि उसको भी संविधान आता है, उसको भी भारतीय कानून आते हैं, क्योंकि 7 वर्ष की आयु के बाद जो भी बच्चा होता है उस व्यक्ति को हम, उस बच्चे को हम एग्जेम्प्ट नहीं करते। और सामान्यता और विशेष परिस्थितियों में 12 वर्ष की आयु के ऊपर के बच्चे को तो हम कभी एग्जेम्प्ट करते ही नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि हम ये मान कर चलते हैं कि जिस बच्चे की आयु 12 वर्ष की हो चुकी है उसको सामान्य कानून की जानकारियां हैं। अब अगर 12 वर्ष की आयु के ऊपर के सामान्य जानकारियां व्यक्ति को हैं तो फिर एक व्यक्ति लॉयर बनना चाहता है, हम ये जानना चाहते हैं कि उसको संविधान की सामान्य जानकारियां, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, फंडामेंटल राइट कैसे होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, या कैसे प्रशासन काम करता है, कैसे प्रेसिडेंट चुना जाता है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, कैसे हमारे यहाँ सरकारें चुनी जाती हैं, वोटिंग प्रोसेस क्या है और कैसे वर्क करता है कोर्ट। ये सभी जानकारियां पार्लियामेंट सहित जानना एक सामान्य व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सामान्य व्यक्ति को जानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त टॉट, जिसको हम अपकृत्य कहते हैं, यानी कि वो अपराध कहीं लिखा हुआ नहीं है, उसके ऊपर कोई कोडिफिकेशन नहीं है, लेकिन गलत हो गया। गलत से मतलब यह है कि हम कह रहे हैं ये गलत हो गया, लेकिन क्या गलत हो गया ये अपने को नहीं मालूम। मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि किसी एक व्यक्ति ने धोखे से दूसरे व्यक्ति के ऊपर थूक दिया। वो छत पर खड़ा था, उसने छत पर खड़े होकर कहीं नीचे थूका, ये सोचकर नहीं थूका कि नीचे जो व्यक्ति निकल रहा है उसको वो प्रताड़ित करना चाहता है या उसकी इंसल्ट करना चाहता है या उसके लिए अपराध करना चाहता है, लेकिन उसने थूक दिया। अब थूकने वाले का कोई अपराध नहीं है, थूकने वाले का कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति नीचे से निकल रहा है उस व्यक्ति के ऊपर वो थूक गिर गया, तो इसका मतलब ये हो गया उसके साथ तो गलत हो ही गया। अब कानून की किसी भी प्रक्रिया में, कानून के किसी भी लिखित विधि में इसकी व्यवस्था नहीं है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे के ऊपर थूका जिसने अपराध ना किया हो, जानबूझकर ना किया हो, धोखे से हो गया हो, लेकिन एक व्यक्ति की इंसल्ट हो गई, तो ऐसे व्यक्ति का जिसके साथ अपकृत्य हो गया है, जो कृत्य नहीं होना चाहिए वैसा कृत्य हो गया है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। ऐसे
जीवनचर्या में, दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे कार्य हमारे साथ होते हैं जिनमें हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन अगर गलत हो जाता है हमसे तो सामने वाले के साथ गलत होने की वजह से वो सामने वाला व्यक्ति मेरे खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ कर सकता है और मेरे कर्तव्य क्या बनते हैं और उसके अधिकार क्या बनते हैं। तो ये अधिकार और कर्तव्यों के लिए हम टॉट को पढ़ेंगे कि टॉट अंदर कैसे है और वो कैसे काम करता है। अब जब हमने क्राइम की बात कर ली, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली, जब हमने टॉट की बात कर ली और हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ली, इस पर हम डेप्थ में लीगल रीजनिंग पूछते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का तो अलग से पोर्शन ही होता है। इसके अतिरिक्त बाकी कानूनों की सामान्य जानकारी हमारे यहाँ पूछी जाती है लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग में। क्या पूछते हैं सामान्य जानकारी में? सामान्य जानकारी ऐसी है कि हमें कानून के अंदर की विधियां नहीं मालूम, अंदर की प्रक्रिया नहीं मालूम, अंदर उसमें क्या दिया हुआ है ऐसा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वो कहता है, कोई प्रश्न रखता है और कहता है ये कैसे सॉल्व होगा, तो अपने को एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिन विधियों में अपने को घुसना है और जिन विधियों के तहत उसका सल्यूशन निकलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि एविडेंस की बात है, हम दिन भर बात करते हैं कि ये चीज़ एविडेंस में है, ये हमको मिला, मेरे पास साक्ष्य है, कोई कहता है मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग है, कोई कहता है मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कोई कहता है मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई कहता है मेरे पास फोटोग्राफ हैं, कोई कहता है उसने देखा, इसने देखा, ऐसा था तो वैसा था, और परिस्थितियों में कोई था ही नहीं, केवल वही थे। ऐसी चर्चाएं हम करते हैं तो सामान्य परिस्थितियों में एविडेंस कैसे कलेक्ट होंगे और एविडेंस एक्ट का इसमें किसी भी इस परिस्थिति में कौन से कानून का इस्तेमाल होगा, तो वो कानून है एविडेंस एक्ट। दूसरा, हम सामान्यतः ये जानना चाहते हैं एक बच्चे से कि विधियों के कितने प्रकार हैं और उन प्रकारों में क्या फर्क है। अगर हमें फर्क मालूम है, हमें विधियों के प्रकार मालूम है और हमें यह मालूम है कि ये कौन सी विधि है, जैसे हमारे यहाँ विधियों के प्रकारों में हम सामान्यतः 4 प्रकार की विधियों की चर्चा करते हैं। अब उसमें 4000 विधियों में से 4 प्रकार की विधियों के 8000 कानून बनाए हैं जो भारत में इस समय लागू हैं। अब 8000 कानूनों का गणतज्ञ तो कोई हो नहीं सकता, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी 8000 कानूनों का गणतज्ञ नहीं हो सकता। 8000 कानूनों को वो ना याद कर सकता है और ना ही 8000 कानून उसको पढ़ाए जाते हैं। फिर जज बनाने के लिए हमको बहुत थोड़े से कुछ बेसिक कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। उतने बेसिक कानून क्या एक सामान्य बच्चे को मालूम है कि इसमें कौन कौन से कानून हैं? वो 4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले, किसी भी देश को गवर्न करने के लिए, किसी भी देश के सिस्टम को समझने के लिए, किसी भी देश में कोई व्यक्ति रहता है, कोई सरकार बनती है, कोई न्याय व्यवस्था होती है, कोई भूमि व्यवस्था होती है, कोई अधिकार व्यवस्था होती है, कोई कर्तव्य व्यवस्था होती है, और राज्य को कैसे चलना चाहिए, राज्य के क्या कर्तव्य हैं, राज्य के क्या दायित्व हैं या उसके क्या अधिकार हैं। इन जब ये प्लेटफॉर्म बनेगा तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही हम बता पाएंगे कि अब ये कानून से हम स्पेसिफिकली डील कर लें। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं लॉ ऑफ द लैंड, उस जमीन का मूल विधि कौन सी है, तो वो हमारा संविधान होता है। संविधान एक ऐसा मूल डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर उस देश में नागरिकों का अधिकार कर्तव्य, राज्य का अधिकार कर्तव्य और देश की परिस्थिति, देश कैसा हो, ये सारे अधिकार कर्तव्यों को हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं। अब इन अधिकार और कर्तव्यों को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि उनका निष्पादन कैसे होगा और उनमें जो छोटी छोटी बातें हैं उनका क्या होगा, उसके लिए हम कानून बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लीगल डॉक्यूमेंट जो पूरे देश को गवर्न करता है, जो सबका बेस होता है, देश में कोई किसी विचारधारा का हो, देश में किसी के पास कितनी भी मस्तिष्क हो, देश में कोई कितना भी बड़ा संस्थान चलाता हो, देश में कोई कितने भी बड़े दायित्व पर क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति भारत के या अपने देश के संविधान के अनुरूप ही काम कर सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत उद्दंड है और वो ये कहती है कि नहीं हम सबसे बड़े देश में हैं,
तो भी उसको संविधान मानना ही पड़ेगा और संविधान के अनुरूप ही अपने आप को ढलना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उस देश में नहीं रह सकता और उस देश की व्यवस्था में सेट नहीं हो सकता। इसलिए जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्या देश के संविधान की जानकारी है। हम एक क्लैट के स्टूडेंट से भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, तो एक विधि हो गई। दूसरा, अब इसी में हम क्रिमिनल, सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल सिविल का मतलब है एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर कुछ किया या जो उसे नहीं करना चाहिए था, किसी विधि ने उसको वो करने से रोका, तो ऐसा रोकने वाली विधि जिसमें दंड के प्रावधान हो वो दंडिक विधि या क्रिमिनल लॉ कहे जाते हैं। क्रिमिनल लॉ की सिंपल परिभाषा अगर हम कहें तो किसी भी देश में या हमारे देश में जो करने से रोका गया हो और वैसा करने पर अपराध घोषित किया गया हो और दंडिक कार्रवाई होने का यानी कि पीनल प्राविधान हो, तो वो क्रिमिनल लॉज कहलाते हैं और वो क्राइम हो जाता है। यानी कि हम अपने ही देश में मेरी अपनी चीज अगर मेरे पास है तो मैं उस चीज का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय कानूनों के अनुरूप कर सकता हूं। अगर उसका इस्तेमाल रोका गया है या वैसा करने से हमको रोका गया है और मैं वैसा करता हूं तो ये मानकर चलिए कि मैंने अपराध किया है। एक सामान्य सी बात है, आत्महत्या। अब जीवन मेरा है, व्यक्ति कह सकता है कि जीवन मेरा है, मैं मरना चाहता हूं, किसी को क्या दिक्कत है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी देश का नागरिक, कोई भी देश में आया व्यक्ति, वो इस समय राज्य की प्रॉपर्टी है, यानी कि वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। वो केवल उसको जितने अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, किंतु वो उन अधिकारों के परे काम नहीं कर सकता। उसका अपना शरीर भी उसका अपना प्योर ओरिजिनल, वो प्योर ओनरशिप में नहीं है। वो अपने ही शरीर का इस्तेमाल उतना कर सकता है जितना की अनुमति दी गई है। वो अपनी ऑर्गन्स बेचना चाहता है तो नहीं बेच सकता, वो आत्महत्या करना चाहता है तो नहीं कर सकता, वो अपने शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता है जो कि कानूनन रोके गए हैं तो वो वैसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता पाया जाएगा, यदि वो आत्महत्या करने का प्रयास करता पाया जाएगा, यदि वो अपने शरीर की कुछ ऑर्गन्स बेचता हुआ पाया जाएगा या अपने शरीर का ऐसा इस्तेमाल जो उसको नहीं करना चाहिए ऐसा करते पाया जाएगा, तो फिर वो अपराधी कहा जाएगा। एक गर्भवती स्त्री जिसने अपने पेट में एक बच्चा रखा हुआ है, पेट में बच्चा आने के बाद हमने जब कहा कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यानी कि वो क्विकिंग करने लगा, उसमें प्राण आ गए, तो प्राण आने के बाद उस महिला को अब उस बच्चे का एबॉर्शन करवाने का अधिकार नहीं है। अगर वो महिला उससे एबॉर्शन करवाती है तो फिर ये अपराध है। क्यों? क्योंकि राज्य की विधि ने रोका है और रोकते समय ये कहा है कि अगर ऐसा करेगा तो फिर ये अपराध है। तो अपराध की सिंपल परिभाषा ये है कि जो राज्य ने रोका हो, जो स्टेट ने मना किया हो और उस पर पीनल प्रावधान रखे गए हों, वो अपराध है। जैसे भारत में अगर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं का एक विवाह अनुमति किया गया है और मुसलमानों के 4 विवाह अनुमति किए गए हैं। अगर हिंदुओं का एक विवाह अनुमति दिया गया है तो वो अगर दूसरा विवाह करेगा तो उसने ये अपराध किया, अब उसको जेल जाना होगा। और मुसलमानों के लिए 4 विवाह की अनुमति दी गई है, तो वो अगर 4 विवाह कर लेता है तो भी वो अपराधी नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि सिंपल परिभाषा में जो राज्य ने जिसको अनुमति दे रखी है वो अपराध नहीं है, और राज्य ने जो रोका है यानी कि स्टेट के लॉज ने जो करने से रोका है वैसा किया जाता है तो फिर वो अपराध है। तो एक सिंपल सी बात है कि जो चाहे वो अपराध के मामले में पर्सनल अपराध हो यानी कि व्यक्ति के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध हो। संपत्ति है, मेरे को घुसने का अधिकार नहीं है, मैं अगर उस संपत्ति में घुसता हूं तो फिर मैं अपराधी हूं। मैं किसी व्यक्ति से कोई संबंध बनाने के लिए अधिकृत नहीं हूं और उस व्यक्ति को मैं तमाचा मार देता हूं या वो व्यक्ति मुझे अनुमति नहीं देता, फोटो खींचने की अनुमति नहीं देता और मैं उसकी छुप के फोटो खींचता हूं तो मैं अपराधी हूं। क्यों? क्योंकि राज्य ने उसको रोका हुआ है।
सिंपल सी परिभाषा, राज्य ने जिसकी अनुमति दे रखी है वो अपराध नहीं है, राज्य ने जो रोका हुआ है, राज्य से मतलब जो देश के कानून ने रोका हुआ है और उस पर पीनल प्रावधान रखे हुए हैं, वो क्राइम है। तो एक क्राइम में अब क्राइम कितने प्रकार के हैं उनमें अलग डिस्कशन होता है। हो सकता है कि हमारे यहां लगभग 2 से 3 हजार क्रिमिनल लॉज हों। कैसे? अपराधी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमने माइनर मैरिज के लिए अपराध रखा हुआ है, हमने पीएनडीटी जहां वो पेट में सोनोग्राफी करवाते हैं उसके लिए अलग कानून बनाया हुआ है, हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन करने वाले लोगों के लिए अलग कानून बना रखा है, हमने जो अलग अलग प्रकार के विभाग हैं उन विभागों के लिए अलग कानून बना रखे हैं, हमने किसी दलित को अनुसूचित शब्दों से संबोधित करने के विरुद्ध भी कानून बना रखा है। ऐसी परिस्थिति में ये कानूनों की एक श्रृंखला हो सकती है जो कि कानूनन ये बताती है कि ये क्राइम है। बेसिकली हमने बता दिया कि क्राइम की परिभाषा यह है और भारतवर्ष में इंडियन पीनल कोड क्राइम का एक बेसिक कानून है। अगर कहीं कोई स्पेसिफिक कानून क्राइम का नहीं बना तो फिर हम इंडियन पीनल कोड में ढूंढते हैं और इंडियन पीनल ऐसा मान के चलते हैं कि किसी भी प्रकार का अपराध इंडियन पीनल कोड में रखा हुआ है, भारतीय दंड विधि में रखा हुआ है। तो एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो गया क्राइम। तीसरे प्रकार की विधियां सिविल विधियां रहती हैं जिनको दीवानी विधियां कहते हैं। सिविल विधियों से मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सिविल विधि है, यानी कि जो होना चाहिए, हमने उसमें बताया कि ऐसा होना चाहिए, अगर वैसा नहीं होता तो फिर वो गलत है और गलत है तो उसकी एक रेमेडी है। जैसे मैं कहूं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है किसी व्यक्ति को, तो हमने कानून बनाया है कि कौन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, कब कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन सी संपत्तियां ट्रांसफर हो सकती हैं, कौन सी संपत्तियां ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं, प्रॉपर्टियों में कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और कौन से अधिकार प्रॉपर्टी माने जाते हैं। तो फिर अगर वैसा कानूनन नहीं होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये कानून का उल्लंघन हुआ है और कानून जैसा बता रहा है वैसा होना चाहिए था। पार्टियों ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है या उन्होंने जो नहीं करना वो किया है, तो फिर हम न्यायालय में ये तय करते हैं कि ये प्रॉपर्टी सही ट्रांसफ़र हुई या गलत ट्रांसफ़र हुई, किसको ट्रांसफ़र हुई, किसको नहीं हुई, किसको होना था, किसको नहीं होना था। ये तब की बात है जब हम दोनों लोग तय करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति मर जाता है तो फिर स्वतः प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफ़र होती है और किसके पास जानी चाहिए थे। हो सकता है कि 4 भाइयों में से एक के पास ज़्यादा संपत्ति हो, दूसरे के पास कम हो, तीसरे के पास बिल्कुल ना हो और चौथे को बाहर कर दिया हो। तो फिर ये सिविल की विधियां रहती हैं जिसमें संपत्ति का निर्धारण, वो संपत्ति टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, वो संपत्ति कॉर्पस बॉडी हो या इन कॉर्पस बॉडी हो, यानी कि वो देखने में संपत्ति छुई महसूस की जा सकती हो या वो संपत्ति हवा में हो। हवा में जैसे मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मेरे आइडियाज़ का राइट, मेरा कॉपीराइट, मेरी बुद्धि में जो कोई आइडिया आया उसका राइट। तो ये सब सिविल लॉज हैं। तो एक हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही, दूसरा हमने क्रिमिनल लॉ और फिर उसमें विभिन्न प्रकार, और फिर तीसरा हमने सिविल लॉ और उसके विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार के सिविल लॉस कौन से हैं। और चौथे प्रकार की जो सामान्य विधि हमारे देश में रहती है वो है प्रशासनिक विधि, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि प्रशासन कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, प्रशासन का क्या अधिकार बनता है, प्रशासन का क्या दायित्व बनता है, प्रशासन को क्या करना चाहिए था और प्रशासन को क्या नहीं करना चाहिए था। ऐसे करके हम 4 प्रकार की मूल विधियों में विधियों को बांटते हैं। इनमें बहुत सारे 1-1, 2-2 हज़ार कानून हो सकते हैं कि सिविल के 1000 कानून है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बहुत सारे लॉज हैं कि भाई डीएम क्या काम करेगा, एसडीएम क्या काम करेगा, कमिश्नर क्या काम करेगा, तहसीलदार क्या काम करेगा, नायब तहसीलदार क्या काम करेगा, जो म्यूनसिपैलिटी के अधिकारी हैं वो क्या काम करेंगे, या और बाकी के एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या काम करें। ये सब प्रशासनिक विधियां हैं। क्यों? क्योंकि हम जनता, मेरे लिए व्यवस्था बनाई गई है, तो जो व्यवस्था करने आया है उसके लिए भी विधि है, यानी कि जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसके लिए भी विधि बनाई गई है। अब उसमें वो नौकरी करने जाएगा तो उसके लिए भी हम सर्विस लॉज बनाएंगे कि वो कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है, छुट्टी कब करनी है, आना कब है, नौकरी में
एब्सेंट होता है तो क्या, मिसयूज ऑफ पावर करता है तो क्या, ये सब की हमने सर्विस लॉज बना रखे हैं। और जनता को कैसे डील करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, जनता कैसे गवर्न होगी, जनता के क्या अधिकार कर्तव्य बनेंगे सरकारी मशीनरी के खिलाफ, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज में आते हैं। ये 4 हिस्से हमने बांटे और उन हिस्सों में बहुत सारी विधियां, हर एक विषय पर या विषयों को मिलाकर कुछ विधियां बनाई हुई हैं। उन विधियों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे इनमें मैंने कहा रजिस्ट्रेशन है, तो प्रॉपर्टी अगर मैं खरीदता हूं तो रजिस्ट्रेशन कहां करवाऊंगा, तो मुझे रजिस्ट्रेशन लॉ चाहिए। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेकर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक बेसिक लॉ है, लेकिन वो बेसिक लॉ पर एविडेंस कैसे बनेगा और सरकारी मशीनरी के सामने हम कैसे उसको लिखिबद्ध करेंगे या कैसे उसका इनरोलमेंट करेंगे, उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया हुआ है। अब हम समाज के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो समाज के लिए मैं इंडिविजुअली काम करूं, दान कर दरिया में डाल, और या फिर मैं संस्था बनाकर उस पर काम करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर उस पर काम करना चाहते हैं, तो अपने को सोसाइटी बनानी पड़ती है। और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास हमको रजिस्टर करवाना पड़ता है, या फिर ट्रस्ट रजिस्ट्रार के पास हमको ट्रस्ट बनाकर रजिस्टर करवाना पड़ता है, या फिर कंपनी लॉ एक्ट के तहत नॉन प्रॉफिटिंग कंपनी की तरह वहां सेक्शन 25 कंपनी लॉ में अपने को रजिस्टर करवाना पड़ता है। और फिर वहां बायलॉज तय करके कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, मैंने ट्रस्ट बनाई है, मैं नहीं हूं, मेरी अनुपस्थिति में कौन क्या कर सकता है, या ट्रस्ट के जो ऑफिस बियरर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये हम रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर करेंगे। और जो चीजें रजिस्टर की हैं उनको सबको रजिस्ट्रार ये देखेगा कि जो इन्होंने उद्देश्य बनाया है क्या वो ट्रस्ट एक्ट के तहत है, क्या वो सोसाइटी कानूनों के तहत है। ऐसा तो नहीं है कि अफीम बेचने के लिए सोसाइटी बनाई गई हो, ऐसा तो नहीं है कि देह व्यापार करने के लिए ट्रस्ट बनाई गई हो। ट्रस्टें तो बनाई जा सकती हैं, समूह तो किसी का भी बनाया जा सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि उसका ऑब्जेक्ट लीगल है कि नहीं है, वो भारतीय कानूनों के तहत अनुमति मिली है कि नहीं मिली है, भारतीय कानून उसको मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं। इसके लिए अपने को इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। अब मैं देश में कोई कंपनी बनाना चाहता हूं, यानी कि कंपनी बनाकर मैं काम करना चाहता हूं, तो उसके लिए अपने को कंपनी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और कंपनी एक्ट में ये सारे प्रावधान दिए हुए हैं कि कोई पब्लिक कंपनी कैसे बनेगी, कोई प्राइवेट कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी कैसे चलती है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे होगा, कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग कैसे होगी, उसके डिवेंचर्स कैसे बांटे जाएंगे, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, कंपनी के राइट कैसे ट्रांसफ़र होंगे, उसके अकाउंट कैसे होंगे, आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का क्या रोल है, ये सब कुछ अपने को कंपनी लॉ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कंपनी का काम करना चाहते हैं। अगर हम कंपनी बनाकर काम नहीं करना चाहते, हम 2 या 3 लोग छोटे लेवल पर व्यापार करना चाहते हैं, तो हमको फिर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसका प्रावधान हम पार्टनर कैसे चलेंगे, पार्टनर्स के अधिकार कर्तव्य कैसे होंगे, पार्टनर्स के अंदर कितनी पावर होगी, पार्टनरशिप में कौन पावर का इस्तेमाल करेगा, कौन पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा, किसको एक्टिव पार्टनर बनाया, किसको डोरमेंट पार्टनर बनाया, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो कैसे चलेगा, पार्टनरशिप में कोई चेंज होता है तो कैसे चलेगा, पार्टनरशिप में शेयर होल्डिंग चेंज होती है तो कैसे चलेगा, या फिर कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर मर जाता है या कोई पार्टनर चला जाता है तो उनके परिणाम कैसे होंगे, इसके लिए हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है। अब हम प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र करने पर ये कहें कि हमें कुछ गुड्स ट्रांसफ़र करने, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जब हमने कहा तो वो हमने कहा कि ये नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं कोई कंघा बेचना चाहता हूं, कोई शीशा बेचना चाहता हूं, मैं पेन बेचना चाहता हूं। अब पेन बेचने के लिए तो रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम जाएं और पेन बेचने के लिए रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करवाएं और उसको रजिस्टर करें। तो मूवेबल प्रॉपर्टी को या गुड्स जिनको कहते हैं, जिनकी डिलीवरी की जा सकती है, उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, उस पर पेमेंट आया तो कैसे होगा, पेमेंट नहीं आया तो क्या होगा, प्रॉपर्टी बेच दी गई, अभी अनपेड सेलर हो गया तो क्या होगा, एजेंट अगर बेचता है तो क्या होगा, एजेंट के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, मेरे पार्टनर्स के मेरे और जो खरीदार है उसके अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, सेल करने वाले के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, क्वालिटी को क्या व्यवस्था है और उसमें वारंटी और गारंटी की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ेंगी। तो सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिस्थितियों में अगर ये कोई केस आता है तो हमको सेल्स ऑफ गुड्स में जाना पड़ेगा,
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा एक कानून है। जैसे मैंने कहा, पार्टनरशिप के मामले में पार्टनरशिप एक्ट में जाना पड़ेगा, कंपनी के मामले में कंपनी एक्ट में जाना पड़ेगा, या रजिस्ट्रेशन के मामले में रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी के मामले में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट और उसमें स्टैंप लगते हैं तो स्टैंप एक्ट पढ़ना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए सोसाइटी में जाना पड़ेगा। अब अपने को लेबर्स की प्रॉब्लम है, तो लेबर लॉस बहुत सारे हैं। मेरे पास कुछ कर्मचारी काम करते हैं और मैं भी कुछ लोगों के साथ काम करता हूं। मेरे यहाँ कुछ कर्मचारी अधिकारी होंगे, कुछ कर्मचारी सिर्फ लेबर होंगे, तो उसके लिए अपने को लेबर लॉज में जाना पड़ता है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 से 150 लेबर कानून हैं। हालांकि उसमें से 15 से 20 एक लेबर कानून ऐसे होते हैं कि मिनिमम वेजेस कितना मिलेगा, नेगोशिएशन कैसे होगा, वहाँ यूनियन कैसे बनेगी, यूनियन कैसे नेगोशिएट करेगी, छुट्टी कैसे की जा सकती है, जबरी छुट्टी कैसे की जा सकती है, कोई इंडस्ट्री बंद करनी है तो उसको बंद करने के क्या प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति की फूड सिक्योरिटी क्या है, मिनिमम वेजेस के साथ साथ लिविंग वेजेस का क्या प्रावधान है। ये सब कुछ जहां कहीं भी कर्मचारी काम करेगा फैक्ट्रियों में, तो वहां लेबर लॉज होंगे। उन लेबर लॉज में उसको घुसना पड़ेगा और वहां से कोई सोल्यूशन निकाल कर ही लेबर और मालिक के बीच का जो डिस्प्यूट है, लेबर के बीच का डिस्प्यूट है, या मालिकों में डिस्प्यूट है, या मालिकों और लेबरों में डिस्प्यूट है, या अधिकारियों और लेबर में डिस्प्यूट है, तो वो सारे डिस्प्यूट रिड्रेसल ट्रिब्यूनल हमने बनाए हुए हैं, उनमें आपको लेबर लॉस ढूंढने पड़ेंगे। लेबर लॉस के बाद अब अगर हम सरकारी कर्मचारी की बात करें कि वो करप्शन करता है तो कैसे गवर्न होगा, तो उसके लिए मैंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमने बनाया हुआ है। यानी कि जो व्यक्ति सरकारी पद पर रहते अपनी शक्ति का मिसयूज करेगा, करप्शन करेगा, चाहे वो काइंड्स में कुछ ले रहा हो, चाहे वो वैल्यू में कुछ ले रहा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति से मदद ले रहा हो, या किसी के साथ कुछ नहीं ले रहा लेकिन गलत कर रहा है, करप्शन करने का प्रयास कर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमारे पास है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को लेकर हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में उनके पास जाएंगे, उसमें कानून देखते हुए जो अधिकारी वहां बैठा हुआ उसके पास जाकर मुकदमा करेंगे। अब बात आती है कि जो हमारे पास कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे चलेगी। तो हमने बाकायदा कोर्ट्स के लिए कानून बना रखे हैं, और कोर्ट के व्यवस्था कैसे हो, संविधान में भी व्यवस्था दे रखी है। जजेस के अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, जज से गलती हो जाती है तो क्या होगा, जज कोई काम करते समय जानबूझकर कुछ करप्शन करता है तो क्या होगा, उसके लिए भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हम जाते हैं। या फिर जजेस के लिए हमने उनके एग्जम्पशन लॉज बना रखे हैं कि कितनी छूट दी जा सकती है, कितनी नहीं दी जा सकती है। हमने बाकायदा फैमिली के मामले में फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना रखे हैं, वहाँ से हम गवर्न करते हैं। अब परिवारों का मामला आता है, शादी का मामला आता है। अब शादी अगर दो लोगों की हुई है तो उस शादी, कौन सी शादी वैलिड शादी मानी जाएगी, कौन कर सकता था, कौन नहीं कर सकता था, कब शादी होगी, किन के बीच में विवाह हो सकता है, किस आयु में विवाह हो सकता है, किन संबंधों में विवाह हो सकता है, विवाह के बाद विवाह विच्छेद कैसे होगा, यानी कि उनका डिवोर्स कैसे होगा, या वो सेपरेट रहना चाहते हैं तो सेपरेट कैसे रहेंगे, या फिर वो पति पत्नी के साथ रहना नहीं चाहता, पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर ऐसी कौन सी विधियां हैं, उसमें हम ढूंढेंगे कि क्या सेरेमनीज चाहिए होती हैं, कैसे शादी कंप्लीट मानी जाएगी, और किन विधियों के तहत विदाईनामा होगा, कौन सी व्यवस्था में विदाई होगी, और उनके बीच में जो कुछ गिफ्टों का आदान प्रदान हुआ है उनका सेटलमेंट कैसे होगा, कब शादी नल एंड वॉइड होगी, कब शादी अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी, और कौन सी शादियों को समाप्त करने के लिए घोषणा करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि शून्यकरणीय विवाह कौन से हैं, वॉइडेबल, और वॉइड मैरिज कौन सी हैं, इन सब के लिए हिंदू मैरिज एक्ट रखा हुआ है। और वैसे तो इंडियन मैरिज एक्ट है जो सभी पर लागू होता है, फिर भी नेहरू जी की एक कृपा हुई जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए उन्होंने अलग अलग विधियां, एक जगह शरीयत लागू की और एक जगह हिंदू मैरिज एक्ट लागू किया। उससे पहले 1956 से पहले भारत में फैमिली लॉज हुआ करते थे, इंडियन मैरिज एक्ट था जो सबके ऊपर लागू होता था। ऐसे ही परिवारों में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है कि सक्सेशन कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन सा बच्चा सक्सेशन करेगा, नाती पोते, बेटी बेटा, बेटी के बेटे या दामाद, या घर में जो भी रहता है विवाह होकर आया उनके बीच में संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उनका सक्सेशन कैसे होगा, कैसे इनहेरिटेंस में आएगा, ये सब कुछ जानने के लिए सक्सेशन लॉज हमारे पास हैं।
सक्सेशन लॉज में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो भी डिस्प्यूट होगा वो सक्सेशन एक्ट से गवर्न होगा। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई एडॉप्शन मेंटेनेंस का मामला है, कोई बच्चे को दत्तक लेता है परिवार से, कोई मेंटेनेंस का मामला है कि परिवार में रह रहे 10 लोगों में मेंटेनेंस किसको किया जाए, किसको मेंटेन ना किया जाए, चाहे वो पति पत्नी का मामला हो, चाहे वो पिता माँ का मामला हो, या उस पर आश्रित कुछ लोग घर में हैं। हो सकता है कि कोई कर्मचारी घर में रहता है जो कि परिवार पर आश्रित है और वो उस परिवार से ही भरण पोषण करता है, जो उसका भरण पोषण करता था उसकी मृत्यु के बाद अब इस व्यक्ति का, जो कर्मचारी घर में रहता है या जो सेवादार घर में रहता है, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा। पति पत्नी का मेंटेनेंस कई जगह से गवर्न किया है, तो हमने एडॉप्शन मेंटेनेंस, दत्तक एडॉप्शन मतलब बच्चे का एडॉप्शन हुआ है तो उसको प्रॉपर्टी में कैसा अधिकार होगा, कौन किसको अडॉप्ट कर सकता है, कब अडॉप्ट कर सकता है, कैसे अडॉप्ट कर सकता है, और कौन से एडॉप्शन सही हैं, कौन से एडॉप्शन बिना सहमति के किए गए हैं तो वो सही नहीं है। ऐसी विधियों, ऐसे मामलों के लिए हमारे पास एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है। अगला गार्जियनशिप की बात आती है। अगर कोई पेरेंट नहीं है तो फिर गार्जियन अपॉइंट करना पड़ता है, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट हमारे पास है, उस एक्ट के तहत हम गार्जियन अपॉइंट करते हैं। और गार्जियनशिप के तहत के साथ ही हम माइनर किसको मानेंगे, माइनर कौन होता है, असली गार्जियन कौन, नकली गार्जियन कौन, अपॉइंटेड गार्जियन कौन, नेचुरल गार्जियन कौन, इन सब के लिए माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप एक्ट हमारे पास है, जिसके तहत हम उसको गवर्न करते हैं। कानूनी बातों की बात करें तो और बहुत सारी ऐसी विधियां जो कि ये बताती हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या गवर्न करने के लिए क्या क्या विधियां, ये सामान्य जानकारी हमको आवश्यकता होती है। अब हमारे पास एक सामान्य सी बात है कि हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि हम चेक देते हैं या हम एक प्रॉमिस पत्र देते हैं या हम कुछ एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसा करने के लिए ऐसा हम करते हैं तो चेक बाउंस हो जाएगा, कभी वो डेट गलत हो जाएगी, कभी अकाउंट में पैसा नहीं होगा, तो कभी सिग्नेचर गलत होगा, तो कभी देने वाला अपना समय बता देगा तो कभी लेने वाला। इसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा विधि है जिसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कानूनन हम उसकी प्रक्रिया चलाते हैं। अब सरकार को कोई जमीन लेनी है तो सरकार कैसे वो जमीन ले। सरकार ऐसा तो नहीं है कि सरकार बैठी है, कोई भी ज़मीन देखेगी और कहेगी ये कल से हमारी हो गई। तो सरकार को बाकायदा ज़मीन लेने के लिए एक कानून पास करना पड़ता है जिसको हम लैंड एक्वाजिशन एक्ट कहते हैं। यानी कि लैंड एक्वायर करने की पूरी विधि है, किसकी लैंड एक्वायर की जा सकती है, कब की जा सकती है, कितने समय के लिए की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। अगर हम लैंड का एक्वाजिशन सरकार ने गलत तरीके से किया है तो एक्वाजिशन लॉज के तहत हम उस पर कार्रवाई करते हैं और उसी से वो गवर्न होगा। हम लोग इनहेरिटेंस की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं कि हिंदुओं में कैसे प्रॉपर्टी सक्सेशन में आती है और कैसे प्रॉपर्टी जाती। इसके अतिरिक्त मुस्लिम सक्सेशन भी होता है, क्रिश्चियन सक्सेशन भी होता है। उनको हम सबको इनहेरिटेंस में कहते हैं कि प्रॉपर्टी कैसे मिलती है। न्यायालय में हम जिस समय चलते हैं तो न्यायालय में हमें वकालत करनी है, तो किसी भी प्रोफेशन में कोई भी व्यक्ति जाना चाहता है, सपोज वो डॉक्टर बनता है तो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट हमारे पास है। अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है बीइंग ए लॉयर तो कोर्ट में कैसे प्रैक्टिस करेगा और कौन प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लिए हमने बनाया एडवोकेट एक्ट। ऐसे ही सभी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स के लिए हमने अलग अलग कानून बनाकर रखे हैं जिसके तहत वो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे हो, कौन मान्यता प्राप्त होगा, कब मान्यता मिलेगी, क्या उसके अधिकार कर्तव्य होंगे, न्यायालय में कैसे वो प्रेजेंट हो सकता है, डॉक्टर कब प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, डॉक्टर कैसे सरकारी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब हम प्रोफेशनल कानून पास करके एडवोकेट एक्ट या मेडिकल काउंसिल एक्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, इनके तहत हम उनको गवर्न करते हैं। कहीं कोई बच्चा, कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करने जा रहा है तो अप्रेंटिस करता है, तो वो नौकरी तो नहीं होती उसकी, लेकिन वो कहीं किसी की आर्टिकलशिप करने गया है, किसी की जूनियरशिप करने गया है, तो उसके लिए हमने बाकायदा अप्रेंटिसशिप एक्ट है। यानी कि अप्रेंटिसशिप भी करेगा, किसी के यहाँ काम सीखने जाएगा तो क्या उसका मानदेय होगा, मिनिमम वेजेस उसको कितने मिलेंगे, क्या करवा सकते क्या नहीं करवा सकते, और उसकी मान्यता कितनी होगी, इसके लिए हमने अप्रेंटिसशिप के लिए भी कानून बना रखे हैं। अप्रेंटिसशिप एक्ट में गवर्न होता है।
देश की सिक्योरिटी देखने वाले हमने आर्मी बनाते हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस बनाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के कई एक प्रकार हो सकते हैं। लैंड पर युद्ध करने वाले लोग, आसमान में युद्ध करने वाले लोग यानी कि एयरफोर्स, और समुद्र में युद्ध करने वाले लोग यानी कि नेवी। तो इंडियन नेवी एक्ट, इंडियन एयरफोर्स एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट, और फिर अंदर ना ही वो सिक्योरिटी फोर्स, ना ही वो बॉर्डर पर काम कर रहे हैं और ना ही उनको अंदर सीधा डील करने का राइट होता है, ऐसा पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ हमारे यहाँ काम करती है, सीआईएसएफ हमारे यहाँ काम करती है, हमारे यहाँ बीएसएफ काम करती है। ये सारी की सारी फोर्सेस पैरामिलिट्री हैं, ना ही ये पूरी मिलिट्री है, ना ही ये सिविल फोर्स है। और अंदर डील करने के लिए हम सिविल फोर्सेस बनाते हैं, जिनको हम पुलिस, सामान्यतः पुलिस कहते हैं। अब पुलिस के कई एक विंग्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने वाली विंग हो सकती है, अपराध को रोकने वाली विंग हो सकती है, अपराध करने के बाद पकड़ने वाली विंग हो सकती है, सीबीआई जैसी संस्थाएं भी हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस कही जाती हैं। इनमें अगर राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगते हैं, जिसको एनएसए कहते हैं, और एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करती है, जो कई एक राज्यों में जिसका प्रभाव होता है। तो ऐसे हम सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी के लिए अलग अलग कानून बनाते हैं कि ये लोग काम करेंगे तो कैसे करेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ ऐसा करता है जो सिविलियन को करने का अधिकार नहीं है, जैसे यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, हमने सबने इस समय यूएपीए खूब सुना होगा कि जिस समय शाहीन बाग जैसे प्रकरण हुए भारत में और लोगों ने आगजनी करी, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया, पब्लिक को परेशान किया, रोडें जाम की, तो उनके लिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट बनाकर रखे और कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्रॉपर्टी को या पब्लिक को परेशान नहीं कर सकता, पब्लिक के लिए वो घातक नहीं हो सकता। अगर वो करेगा तो कैसे उससे रिकवरी होनी है, कैसे उसके खिलाफ मुकदमे होने हैं, और क्या कर सकता, कितना कर सकता है और कब कर सकता है, इसके लिए हमने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट्स बनाकर रखे हैं या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट बनाकर रखे हुए हैं। इन पर हम बात करते हैं।